हाय हेलो एवरीवन। सो पूनावाला फिनकॉर्प पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आ गए हैं। सो देखेंगे ओवरऑल नंबर्स कैसे रिलीज किए कंपनी ने एंड आगे का आउटलुक कैसा लगता है इस कंपनी का। सो पूनावाला फिनकॉर्प उन कुछ एनबीएफसीज में है जो लास्ट 2-3 साल से कंसिस्टेंटली एक हाई पेस पे ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम लास्ट 3-4 क्वार्टर्स के नंबर्स भी देखें इस कंपनी के, तो कंसिस्टेंटली 50-60% की ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करी है अपने लोन बुक के अंदर। एंड उस ट्रेंड को कंपनी ने कंटिन्यू रखा है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर भी। इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है वो 52% का आया है ऑन अ वाई बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखोगे तो 8% से इनका लोन बुक ग्रो हुआ है। एंड फर्स्ट क्वार्टर में भी नो कि दो बड़े चैलेंजेस रहे हैं बिजनेसेस के लिए। एक तो जनरल इलेक्शन था, दूसरा हीट वेव था। बट ये जो दो दो बड़े चैलेंज थे ये उन कंपनीज को ज्यादा इफेक्ट करेंगे जिनका फिजिकल मॉडल है। अगर हम लेंडिंग बिजनेस की बात करें, जैसे आप देखोगे एनबीएफसीज में जो माइक्रो फाइनेंस लेंडर हैं उनका बिजनेस मोमेंटम थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट होगा एंड उनका एसेट क्वालिटी भी ज्यादा इंपैक्ट होगा, बिकॉज उनका क्लाइंट एक्विजिशन भी फिजिकली ज्यादा डिपेंडेंट है। प्लस रिकवरी के लिए भी उनके जो लोन ऑफिसर्स हैं उनको वीकली फोर्टनाइटली मीटिंग करना पड़ता है, ग्रुप ऑफ वुमेन जो माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स हैं उनके साथ में। सो वहां पे ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा आपको एसेट क्वालिटी के अंदर भी और बिजनेस मोमेंटम के अंदर भी। लेकिन ये जो डिजिटल मॉडल है जैसे पूनावाला फिनकॉर्प है या आपका बजाज फाइनेंस है, इनफैक्ट जो आपके टॉप बैंक्स हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, इनके जैसे मॉडल जो हैं इन पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए इन दो चैलेंज का। वो हमको नंबर्स में भी दिखता है पूनावाला फिनकॉर्प के। ग्रोथ तो अच्छी रही है कंपनी की, प्लस साथ में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी देखोगे तो वो भी काफी अच्छी है। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी का 42% से ग्रो हुआ है। एंड प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब जो मेन ऑपरेशनल इनकम होता है एक लैंडर का, वो भी पूनावाला का 47% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई वाई बेसिस। अब इतनी अच्छी ग्रोथ क्यों मिलती है इनको ऑपरेशनल इनकम में? बिकॉज पूनावाला फिनकॉर्प अपने कॉस्ट को काफी अच्छे से कंट्रोल रखता है। अगर आप इनका ओपेक्स टू एयूएम देखोगे तो लगातार कम हुआ है। लास्ट ईयर आई थिंक 4.5% के आसपास था, अब ये कम होकर के 3.9% पे आ गया है। लास्ट क्वार्टर में 4% था और अब 3.9% है, मतलब 10 बेसिस पॉइंट का फिर से इंप्रूवमेंट आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। इसमें आप सीए ग्रामीण को भी ऐड कर सकते हो। आई थिंक हमने उसके एनालिसिस में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि सीए ग्रामीण का जो मॉडल है वो बहुत डिफरेंट है पूनावाला के मॉडल से। उनका रूरल एरिया में वो लोन देते हैं, फिजिकल मॉडल है, हाई कॉस्ट मॉडल है। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कि सीए ग्रामीण का जो ओपेक्स टू एयूएम है वो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में तो सबसे बेस्ट है। लेकिन इनफैक्ट जो बड़ी एनबीएफसीज हैं उनके साथ में भी आप कंपेयर कर सकते हो। काफी अच्छे ओपेक्स टू एयूएम के नंबर रहते हैं सीए ग्रामीण के। 4.4% पे आ गया उनका भी ओपेक्स टू एयूएम का नंबर। तो इसीलिए सीए ग्रामीण भी एक बहुत एफिशिएंट लेंडर माना जाता है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर। और सेम चीज अगर आप नॉर्मल एनबीएफसीज की बात करोगे तो उसमें पूनावाला एक बहुत एफिशिएंटली अपने कॉस्ट को कंट्रोल रखता है। यही रीजन है कि इनके ऑपरेशनल इनकम लगातार बढ़ते जाते हैं। देन अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करोगे तो पूनावाला का हमने थोड़ा टाइम पहले भी डिस्कस किया था कि इन्होंने जो गाइडेंस दिया था FY25 तक इनको अपना ग्रॉस एनपीए 1% के नीचे लाना था। सो आई थिंक इन्होंने जब ये फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट ही हुआ था अप्रैल के अंदर ही इन्होंने एक प्रेस रिलीज के अंदर इस चीज को अनाउंस कर दिया था कि वो जो गाइडेंस था FY25 का वो कंपनी ने FY25 के फर्स्ट क्वार्टर से पहले ही अचीव कर लिया। मतलब फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट भी नहीं हुआ था बट उससे पहले ही कंपनी ने अपना ग्रॉस एनपीए 1% के नीचे ले आए थे। ये आज के टाइम पे इनका ग्रॉस एनपीए 0.67% पे है। लास्ट ईयर इनका ग्रॉस एनपीए 1.5% पे था। तो हर एक क्वार्टर में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है हमें पूनावाला के एसेट क्वालिटी के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ग्रोथ तो कर रही है। मतलब जो इनका गाइडेंस रहता है 35 से 40% का, उस गाइडेंस को बहुत बड़े मार्जिन से ये आउट परफॉर्म करते हैं। 50-60% से लोन बुक की ग्रोथ रहती है एंड उसमें ये एसेट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। मतलब एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करते हुए कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। सो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इस लेंडर की। देन अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो अगेन उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ है। 46% से पैट ग्रो हुआ है इनका वाई बेसिस पे। क्वार्टर और क्वार्टर आपको थोड़ा सा डिक्लाइन ज्यादा लगेगा इनके नेट प्रॉफिट के अंदर, लेकिन उसका रीजन ये है कि फोर्थ क्वार्टर में इनको वन टाइम टैक्स बेनिफिट मिला था। आई थिंक 41-42 करोड़ का वो बेनिफिट था, तो उसकी वजह से ये डिक्लाइन ज्यादा लगता है। अदरवाइज अगर आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे तो क्वार्टर लेवल पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल फ्लैट है। मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं है। लेकिन वाई बेसिस पे 46
6% की ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। सो नंबर्स अगेन ओवरऑल बहुत सॉलिड रिपोर्ट किए हैं पूनावाला ने। आरओए का नंबर भी बहुत अच्छा है, 4.62% के आसपास का आरओए है। कंपनी का गाइडेंस रहता है कि 4 से 5% का आरओए हमको रखना है, तो उसी के बीच में है। आरओई का नंबर, पूनावाला फिनकॉर्प का आरओई का नंबर तो वैसे आपको कम लगेगा, 14% के आसपास का आरओई का नंबर है, लेकिन इसमें एक कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज कुछ टाइम पहले इनका आरओई अराउंड 8-9% के आसपास था और अब वहां से इंप्रूव होकर के 14% के आसपास आ गया है। तो उसका भी इंप्रूवमेंट वाला ट्रेंड तो काफी अच्छा है। एंड अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो बहुत जल्दी इनका आरओई भी 18-20% के आसपास आ जाएगा। सो और आई मीन बाकी पैरामीटर्स तो काफी अच्छे हैं ही कंपनी के। तो नंबर्स काफी अच्छे इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। एक मैनेजमेंट लेवल पे चेंज भी हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। हमने फोर्थ क्वार्टर के कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था। जो कंपनी के जो पहले एमडी एंड सीईओ थे पिछले 2-3 साल से, जिन्होंने इस पूरे टर्न अराउंड को जो लीड किया था, मिस्टर अभय भुटारा, सो उन्होंने अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रोल लिया है। एंड अरविंद कपिल जो हैं उन्होंने अब नया एमडी एंड सीईओ का रोल लिया है। ये जो अभी जो सीईओ बने हैं कंपनी के, ये पहले एचडीएफसी बैंक के साथ में थे। 25 साल का एक्सपीरियंस है इनका रिटेल बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। एचडीएफसी बैंक में 7 लाख करोड़ का लोन बुक मैनेज करते थे ये। मॉर्गेज के अंदर जो होम लोन होता है आपका, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, वो सारे प्रोडक्ट्स वो मैनेज करते थे वहां पे। एंड अगर आप पूनावाला का मॉडल भी देखोगे तो मेनली इनका फोकस किस पे रहता है, मॉर्गेज के ऊपर। एमएसएमई को ये सिक्योर्ड लोन ऑफर करते हैं, प्लस अनसिक्योर्ड भी रहता है। देन कंज्यूमर लोन में भी इनका मॉर्गेज के ऊपर फोकस रहता है, होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। सो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनका। इसके साथ में कंपनी ने अगले 5-6 साल का एक विजन भी अपना शेयर किया है। सो इससे पहले आप जब भी रिजल्ट देखते थे पूनावाला फिनकॉर्प का, तो हमको दिखता था कि FY25 तक इस कंपनी का क्या विजन है। तो वो क्या टारगेट था, कंपनी का गाइडेंस था कि FY25 तक हमको 35 से 40% पे ग्रो करना है हर साल के अंदर, और उससे ज्यादा इनफैक्ट कंपनी डिलीवर कर रही थी। इस रिजल्ट में कंपनी ने शेयर किया है कि FY25 के बाद जो अगले का 5-6 साल है, मतलब नेक्स्ट 5-6 ईयर्स तक कंपनी टारगेट कर रही है कि हमको हमारा AUM 5 to 6x करना है। तो एक बहुत हाईली एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट कंपनी ने सेट किया अपने लिए। इनका कहना है कि FY25 तक तो हम 35-40% तक ग्रो करेंगे। सो आज अगर आप इनका लोन बुक का साइज देखोगे तो अराउंड 26,000 करोड़ के आसपास है। अगर ये ग्रोथ ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो लगभग 27-28,000 करोड़ का इनका लोन बुक रहेगा FY25 के एंड तक। एंड उसके बाद कंपनी कह रही है कि उसके अगले 5-6 साल के अंदर हमारा टारगेट है कि हम 5 to 6x करेंगे अपने लोन बुक को। मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि FY2030 तक इनका लोन बुक का जो टारगेट है वो 1,40,000 करोड़ के आसपास है। तो बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट कंपनी ने सेट किया अपने 5-6 साल के लिए, अगले 5-6 साल के लिए। इसको ये कैसे अचीव करना चाह रहे हैं, तो पूनावाला कह रहा है कि जो मेन हमारा बिल्डिंग फेज था वो तो अब हो गया। मतलब एक्विजिशन जो किया मैग्मा फिनकॉर्प का, उनका बिल्कुल ही अलग मॉडल था, फिजिकल मॉडल था, टेक्नोलॉजी का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा थे, 250 के आसपास ब्रांचेस थे उनके। सो वो सारा मॉडल उन्होंने चेंज किया, डिजिटली मॉडल लगाया। नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर आप देखो तो 250 से कम करके इन्होंने 102-103 ब्रांचेस कर दिए। एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, AI पे इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया, डिजिटल डिसबर्समेंट के ऊपर फोकस किया, डिजिटल कलेक्शन के ऊपर फोकस किया, जिससे क्या हुआ कि ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो गई और स्केल करने में ईजी हो गया। तो पूनावाला कह रहा है कि वो जो इनिशियल पीरियड था, जो हमें मॉडल अपना एस्टेब्लिश करना था, वो तो हमने कर लिया पिछले 3-4 साल में, और एक अच्छी ग्रोथ को मेंटेन रखते हुए अब यहां से हमारा टारगेट ये है कि हमको इस मॉडल को स्केल करना है, एक बहुत बड़े लेवल पे स्केल करना है। उसके लिए कंपनी क्या कह रही है कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर हम एंटर करेंगे, मतलब कंज्यूमर को फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें हमारा प्रोवाइड करने का फोकस रहेगा। क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग मेन टारगेट रहने वाला है हमारा अगले 5-6 साल के अंदर। अगर आप NBFC सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे बेस्ट NBFC कौन सी है, बजाज फाइनेंस। वी ऑल नो क्यों बना बजाज फाइनेंस इतना बड़ा NBFC, बिकॉज उसके पास जो क्रॉस सेलिंग की जो एग्जीक्यूशन है, जो क्रॉस सेलिंग की जो पावर है, वो इंडिया के बहुत सारे बैंक्स भी नहीं कर सकते हैं। जो अगर आप प्रोडक्ट बास्केट देखोगे बजाज फाइनेंस का, इतना वाइड प्रोडक्ट बास्केट है कि इंडिया के जो टॉप बैंक्स हैं उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि उस रेट पे इतने सारे प्रोडक्ट्स वो ऑफर कर पाए अपने कस्टमर्स को। यही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बजाज फाइनेंस का, कि वो एक्विजिशन तो किसी और प्रोडक्ट के लिए करता है कस्टमर को, क्लाइंट को, लेकिन उसके बाद वो
तीन चार पांच छह प्रोडक्ट्स उस क्लाइंट को क्रॉस सेल कर सकता है, अपसेल कर सकता है, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखोगे तो बहुत कम हो जाती है बजाज फाइनेंस की। वही पूना वाला कह रहा है कि अगले 5 से 6 साल तक हमारा वही टारगेट रहने वाला है कि क्रॉस सेल और अपसेल के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर कोई कार लोन के लिए आया है तो उसको हम पर्सनल लोन ऑफर करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, उसको हम एमएसएमई लोन ऑफर कर सकते हैं। सो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स कंपनी टाइम टू टाइम लॉन्च करने का प्लान कर रही है। जो ईएमआई कार्ड वाला जो इनका प्रोडक्ट था वो ऑलरेडी लॉन्च हो गया इंडसइंड बैंक के साथ में। और भी इस साल के अंदर कंपनी का टारगेट है कि पर्सनल लोन कैटेगरी के अंदर, देन एमएसएमई लोन कैटेगरी के अंदर, कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी के अंदर और भी नए सारे प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है। प्लस इसके साथ में कंपनी बोल रही है कि एसेट क्वालिटी तो हमारी ऑलरेडी अच्छी है, लेकिन इसके बाद भी हम हमारे कलेक्शन इंफ्रा के ऊपर और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी पे और इन्वेस्ट करेंगे, और फिजिकली भी मॉडल हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेंगे कि मतलब टोटली जो हमारा मॉडल है वो बिल्कुल डिजिटल ना हो, फिजिकल मॉडल हो जिसको स्केल करना अच्छा हो, एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल हो, एंड एक बहुत हाई लेवल पे हम ग्रो कर पाए। सो ये इनका एस्पिरेशन है। अब इसमें दो चीजें हमको ट्रैक करनी है। पहला तो इनका आरओई का नंबर, डेफिनेटली आरओई आपका इंप्रूव हुआ है, 8-9% से 14% तक आया है, लेकिन ये इंप्रूवमेंट वाला ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए। मतलब इस कंपनी का आरओई एटलीस्ट 18-20% तक आना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो एक तो हमको वो क्लोजली ट्रैक करना है। दूसरा हमको ये देखना है कि ग्रोथ एस्पिरेशन कंपनी ने बहुत ज्यादा हाई कर दिया है, मतलब 5 to 6x का एयूएम ग्रोथ टारगेट करी है, जो कि बहुत अच्छा है, पॉसिबल भी है, क्योंकि लोन बुक का साइज कितना है, 25-26 हजार करोड़ का लोन बुक का साइज है, तो बहुत इजीली उस पेस पे ग्रो कर सकती है कंपनी। पर ट्रैक हमको ये करना है कि हाई पेस पे ग्रो करने के लिए कंपनी मतलब ब्लाइंडली लोन देना स्टार्ट ना कर दे, मतलब एसेट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिकॉज लेंडिंग बिजनेस में ग्रोथ तो आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन आपकी अर्निंग डिपेंड करती है आपकी एसेट क्वालिटी के ऊपर। तो अगर उसके साथ आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो डेफिनेटली आपका जो ग्रोथ है वो सस्टेन नहीं रह सकता लंबे टाइम तक। सो वो क्लोजली ट्रैक करना है हमको कि कंपनी का एसेट क्वालिटी इंप्रूव्ड ही रहना चाहिए, मतलब उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का एकदम से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली पिछले 3-4 साल का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा रहा है इस कंपनी का। इनका अगर आप क्रेडिट कॉस्ट देखो तो आई थिंक 1% से नीचे का क्रेडिट कॉस्ट है, जिसमें अनसिक्योर्ड लोन कंपनी का 50% के आसपास है। तो 50% ऑलमोस्ट ही अनसिक्योर्ड लोन देती है, उसके बाद भी एसेट क्वालिटी को अच्छा रखा है। लेकिन अब यहां से हमको यही ट्रैक करना है कि क्योंकि ग्रोथ एस्पिरेशन आपने और बढ़ाया है अपना, तो उसमें अगर आपने एसेट क्वालिटी को कंट्रोल रख लिया और आरओई का नंबर ऐसे ही इंप्रूव होता रहा, तो आई मीन अगर आप 5-6 साल का विजन लेके चलो तो इंडिया की टॉप 3-4 एनबीएफसीज में आ जाएगा पूना वाला फिनकॉर्प, अगर इस चीज को कंपनी ने अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया। बाकी इसके अलावा क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या क्या प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी का फोकस रहेगा, तो वो डेफिनेटली कॉन कॉल में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के। बट रिजल्ट काफी सॉलिड है, आगे का ग्रोथ एस्पिरेशन भी बहुत एग्रेसिव दिया है कंपनी ने, एंड डेफिनेटली जैसे इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी रही है पिछले 3-4 साल में, तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लगता है इस फ्रेंचाइजी के ऊपर। प्राइस टू बुक भी अगर आप स्टॉक का देखोगे तो 4 से नीचे का प्राइस टू बुक है, 500 से ज्यादा का हाई था स्टॉक का, बट करेंटली अभी 400 के आसपास के लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। प्राइस टू बुक काफी कम है, 4 से नीचे का है। ग्रोथ काफी अच्छी है कंपनी की, एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी है पूरे एनबीएफसी इंडस्ट्री के अंदर। तो काफी इंटरेस्टिंग प्ले लगता है पूरे एनबीएफसी स्पेस के अंदर। ट्रैकिंग कंटिन्यू करेंगे, कौन कॉल होगा कंपनी का उसको भी डिटेल में एनालाइज करेंगे, एंड बाकी आपके जो भी डाउट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।